हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद मेघराज में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन का टॉपिक। बिजनेस में कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ना दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इन सिंपल टर्म, जहाँ पे पैसे डायरेक्टली पैसों का यूज हो रहा है, पैसे यूज हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच द कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शन या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जहाँ पे अगर हम किसी गुड्स को खरीद रहे हैं तो उसके बदले हमने तुरंत उसको पैसे दे दिए, तो वो हमारा हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। जैसे कि परचेज गुड्स या फिर पेमेंट ऑफ सैलरी। और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि हमने गुड्स तो परचेज कर लिए, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000। हमने अमन को जो है ₹8,000 के गुड्स सेल कर दिए, लेकिन अमन ने हमें अभी तक पैसे नहीं दिए, वो इन फ्यूचर हमें पैसे पे कर देगा। इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये इन द टर्म्स ऑफ मनी हो गए, मतलब अगर हम किसी को गुड्स दे रहे हैं या फिर किसी से गुड्स ले रहे हैं तो उसके बदले हमें पैसे मिलने वाले हैं या फिर हम किसी को पैसे देने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का अगर सिंपल मीनिंग में आपको बताओ तो यहाँ पे कहीं पर भी पैसों का यूज नहीं होगा। मतलब हम किसी को गुड्स अगर दे रहे हैं तो उसके बदले हमें पैसे नहीं मिलने वाले। तो देखते हैं, ट्रांजैक्शन इज विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जहाँ पे पैसों का यूज होता ही नहीं है, मतलब जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स मिलते हैं, तो जैसे कि हमने किसी को एप्पल दे दिए, उसने हमें संतरे दे दिए, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम कहेंगे। तो ऐसे आपने पढ़ा भी होगा कि इसको बार्टर ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें एक टर्म, मतलब इन सभी में एक टर्म होती है कि एंट्री मतलब क्या होता है। तो एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। तो अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, फॉर एग्जांपल हमने कुछ परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो हमने रमेश से जो है गुड्स जो है परचेज कर लिए 10,000 के। तो हमें लिखना पड़ेगा कि हमने रमेश से 10,000 के गुड्स परचेज किए और हमने उसको 10,000 रुपये कैश दे दी। तो ये हो जाएंगी हमारी एंट्री, जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। फिर नरेशन क्या होता है कि नरेशन मतलब उसका रीज़न होता है कि हमने किसके पास से गुड्स खरीदे या फिर बेचे और कितने में खरीदे या फिर बेचे। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन और विच एन एंट्री इज पास इज कॉल्ड एज नरेशन। मतलब जो भी हमने एंट्री पास की उसके बदले में उसके बिहाफ में कोई थोड़ा सा रीजन लिख देना, उसको हम कहेंगे नरेशन। इट इज ऑलवेज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो द जनरल एंट्री, एज इट्स यूजुअली स्टार्ट विद द वर्ड बेइंग या फिर फॉर। तो हम ये जो नरेशन देंगे ना, तो इसको हम बेइंग या फिर फॉर ये वर्ड से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने रमेश से जो है गुड्स खरीद लिए 8,000 रुपीज़ के, तो हम ऐसे लिखेंगे नरेशन में, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एट ₹8,000। तो ये हो गया हमारा नरेशन। फिर गुड्स मतलब क्या होता है। गुड्स, अगर बिजनेस में हम गुड्स की बात करें तो गुड्स मतलब जिसको बेच कर या फिर परचेज करके, जिसको बेचते हैं या फिर परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, तो ये हो जाएंगे हमारे गुड्स। सो द टर्म गुड्स रेफर टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स। मतलब जिसके लिए वो जो बिजनेस कर रहा है ना, जिस गुड्स को बेच कर या फिर परचेज कर कर वो जो ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो दीज आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यही पे एग्जाम्पल है। मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मेसी है और उस फार्मेसी में जितने भी उसके मेडिसिन उसने रखा हुआ है तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। लेकिन इसके ही अलावा अगर उसके पास फर्नीचर रखा हुआ है तो वो फर्नीचर जो है उसके असेट्स होंगे, क्योंकि वो बिजनेस में उसको सेल करने के लिए यूज नहीं कर रहा है। तो जो भी गुड्स हम बिजनेस में सेल करने के लिए यूज करते हैं ना, उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर्स। पार्ट्स लाइक टायर, इंजन्स, गियरबॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस बाय व्हीकल मैन्युफैक्चर। तो ये उनके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। अब समझते हैं कि कैपिटल एंड ड्राइंग क्या होता है। ठीक है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ओनर ऑफ द बिजनेस, उसके बिजनेस करने के लिए, जो शुरुआत में बिजनेस करने के लिए जो पैसा लेकर आता है बिजनेस में,
तो वो हो जा उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो भी बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल। तो क्या होता है, अगर हमने किसी से उधारी ली है 1 लाख रुपए की, और हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए की असेट्स पड़ी हुई है, तो 1 लाख की उधारी है, 2 लाख की असेट है, अगर असेट बेचकर हमने उधारी चुका दी तो हमारे पास 1 लाख बचता है, तो वो भी हमारा क्या कहलवाएगा, कैपिटल। द इक्वेशन फॉर दिस इज कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल और क्या हो सकता है कि असेट्स जो है उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो हमारे पास बच जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, ये लाइबिलिटी हो जाता है। एज दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द ओनर। तो बिजनेस जो है, इंटरप्राइजेस जो है वो ओनर को एट द एंड, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, जब हम उस बिजनेस को बंद कर देंगे, तो जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है वो उस ओनर को वापस मिल जाएगा। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि हमने अगर बिजनेस से, जो ओनर है उस ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए यूज करने के लिए, लेकिन कौन सा यूज करने के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ओनर को अपने वाइफ को रिंग गिफ्ट करनी है, तो वाइफ जो है वो पर्सनल हो गई ना उसकी, वो तो बिजनेस में इंक्लूड है ही नहीं। तो उसकी उसके वाइफ के लिए जो भी वो खर्च करेगा वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस होगा। तो ऐसे जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है ना उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, assets etc withdraw from the business by the owner for personal use called as ड्राइंग। तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी पैसा निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोप्राइटर्स पे कॉलेज फीस। इसने क्या किया, कॉलेज फी पे किया, किसकी, उसके बेटे की, सन की। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो उसका ड्राइंग कहलवाएगा। अब ये डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है ना, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल मीनिंग बताता हूँ डेटर्स का। देखो भाई, जिसके पास से भी गुड्स खरीदे और उसे इन फ्यूचर पैसे देना है, ठीक है, तो जिसे भी इन फ्यूचर पैसे देना है वो हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए आपका हो जाएगा क्रेडिटर। जिसे भी पैसे देना है वो आपके लिए क्रेडिटर होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप किसको पैसे देने वाले हो इन फ्यूचर। आप अपने घर के पास जो किराना शॉप वाला है उसके पास से आपने गुड्स खरीद के लेके आए, लेकिन पैसे बाद में देना है, तो इन फ्यूचर जिसे भी पैसे पे करना है उसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स। और जिसके पास से भी पैसे लेना है बिजनेस में उसको हम क्या कहेंगे, डेटर्स। तो जिसे पैसे देना है वो क्रेडिटर्स, मतलब जिसको हम पैसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इन फ्यूचर रमेश को पैसे मुझे देना है, रमेश को, तो रमेश मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। और अगर मुझे सुरेश के पास से पैसे लेना है तो सुरेश मेरे लिए डेटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो डेटर्स मतलब कौन होगा, पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन द क्रेडिट इज नोन एज अ डेटर्स। मतलब मान के चलो कि आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस को पैसे कोई दे रहा है, तो जो आपके बिजनेस को पैसे दे रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। और जिसे आपको पैसे देना है, अगर आपका बिजनेस है और आपको किसे पैसे देना है, आप जिसे भी पैसे दोगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। और एक बार बता रहा हूँ, जिसे इन फ्यूचर पैसे देना है वो आप जिसे इन फ्यूचर पैसे पेड करोगे तो वो आपके लिए हो जाएगा क्रेडिटर। और जिसके पास से आप इन फ्यूचर पैसे लोगे वो आपके लिए हो जाएगा डेटर्स। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब बहुत ही आसान है। भाई किसी को आपने 500 रुपये उधार दे दिए, उसमें से आपको 200 रुपये मिल गए और आपको पता है कि अभी यार 300 रुपये जो दिए हुए हैं ना, ये इन फ्यूचर अब वापस मिलने वाले ही नहीं है, या फिर वो पैसे लेके भाग गया। तो जो पैसे इन फ्यूचर मिलने वाले नहीं है वो हो जाते हैं हमारे लिए बैड डेट्स। ठीक है, एंड इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेट्स। मतलब डेटर्स से आपको पैसे मिलने वाले थे लेकिन आपको पता चल गया कि ये अभी कंगाल हो गया या फिर ये धोखेबाज निकला तो इसके पास से पैसे नहीं मिलने वाले, तो भाई वो जो पैसे आपके लिए बैड डेट्स हो जाता है। तो इरिकवरेबल अमाउंट जो होता है बिजनेस में वो हमारे लिए बैड डेट्स हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। तो मेनली दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्मॉल एबीसीडी कैपिटल एबीसीडी। तो कैपिटल एबीसीडी में सारे कैपिटल मतलब बड़े बड़े अल्फाबेट्स होते हैं। तो बड़े बड़े एक्सपेंसेस जितने भी होंगे बिजनेस में उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि देखो भाई, मशीनरी परचेज कर ली, अब 1000-2000 की तो मशीनरी आने से रही, वो आएंगी कम से कम 50 लाख 1 करोड़ की। हल्दीराम का जो कोई ओनर है, रिलायंस का जो कि उन्होंने अगर कोई मशीनरी परचेज करे तो वो 50 लाख 1 करोड़, 200-200 100-100 करोड़ की भी मशीनरी आती है।
तो ये बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। बिल्डिंग बनाई 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ की बिल्डिंग बन सकती है, तो बड़ा एक्सपेंसेस हुआ, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी ह्यूज एक्सपेंसेस होता है, बड़ा एक्सपेंसेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, दिस एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड अक्योर्ड टू अक्योर्ड फिक्स असेट, मतलब फिक्स असेट पे जो भी हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो बिजनेस असेट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई, तो आप उसको आराम से 1 साल से ज़्यादा यूज करोगे, तो हमारे लिए हो जाती है फिक्स असेट। और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स नॉन रिकरिंग इन द नेचर। मतलब जो भी एक्सपेंसेस आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो एज अ फिक्स असेट के ऊपर करते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट, जिसके जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपको कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं हो रहा। मतलब आपने बस एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिया, अब आपको भाई फ्यूचर बेनिफिट नहीं हुआ, जो भी आपको मिला सो मिल गया उस वक्त। हैविंग एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बट आपको बेनिफिट कैसा हो रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस से समझते हैं कि आपने रेंट पे किया 1 महीने का, तो 1 महीना आपको उस घर पे रहने के लिए मिला। आपने सैलरी पेड की किसी वर्कर को, तो उसके लिए उस वर्कर ने आपके लिए काम किया, वेजेस पे किया, उस लेबर ने आपके लिए काम किया। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका फ्यूचर बेनिफिट कुछ नहीं होता, जिसका शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट बेनिफिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसको हमने एक्सपेंसेस तो कर दिया, खर्च तो कर दिया, लेकिन उसका फायदा हमें 1 साल के अंदर अंदर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब भाई बायजूस वाले ने इतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लेकिन उसको उसका फायदा जो है इन फ्यूचर होगा। हेवी लीगल एक्सपेंसेस, मतलब अपने जो आपने बिजनेस शुरू करने के लिए जो लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि हमें मेमोरेंडम बनाना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, तो उसके पैसे निकलते निकलते ना एक 1.5 साल से ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, मतलब जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर हमें मिल ही नहीं रहा है, हम यूज ही नहीं कर सकते, इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, जो रिटर्न ऑफ होते रहते हैं धीरे धीरे। सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जैसे जैसे हमें वो रिकॉर्ड होते जाएंगे, हम उसको अमाउंट जो है कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, और अमाउंट और एंड अनरिटर्न ऑफ, जो अनरिटर्न अमाउंट है वो कहाँ पे हम शो करेंगे, असेट साइड में बैलेंस शीट के। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमने देखा। अब जो है डिस्काउंट की बारी है। डिस्काउंट भी दो टाइप्स के होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है और एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब क्या हुआ कि हम कोई कपड़े के शॉप में चले गए और हमने उसको कहा कि भाई हमें क्या क्लॉथ्स खरीदना है। तो उसने कहा ठीक है। तो हमने हमारी खुद की हमें छोटी शॉप डालनी थी, तो हमने 1 लाख रुपए के उस कपड़े खरीद लिए। अब उसने कहा कि देखो जी, अगर आप 1 लाख के कपड़े खरीद रहे हो तो आपको 1 लाख पूरा पे करना है। देखो आप 2 लाख के कपड़े खरीद लो, आप 2 लाख रुपए के क्लॉथ्स खरीद लो, हम आपको आपको 2 लाख नहीं पे करना है, फिर हम आपको 1 लाख 20 हजार, 1 लाख 80 हजार ही हम आपसे ले लेंगे। 20 हजार जो है आपको डिस्काउंट। तो जब भी हम बल्क में कोई मटेरियल खरीदते हैं ना, बल्क में हम कोई जब माल खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई गुड्स परचेज किया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई माल जो है परचेज किया है, तो उसके बेसिस पे अगर हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसको कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। इट इज एन, अब देखते हैं, इट इज एन अलाउंसेस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ या फिर सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, या तो हम कोई परचेज कर रहे हैं या तो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हो जाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज और sold recorded in net value payable, that is after deduction of amount of trade discount allowed, if goods of rupees, अब यहाँ से देखते हैं, if goods of rupees 1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be 950।
तो जैसे कि हम उसने कहा कि आप 1000 की गुड्स खरीदो, आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब सेल कर रहे हैं हम, हमने कहा कि हम 1000 रुपए के गुड्स जो है सेल कर रहे हैं, आप 1000 रुपए के गुड्स आगे वाला खरीद रहा है तो उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 5%। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट, बोथ बाय द परचेसर एंड द सेलर एंड नॉट रुपीज 1000। Hence, trade discount does not appear in the books of account separately। तो हमें जो बुक्स, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है अलग से नहीं दिखाना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो 950 का अमाउंट है हम उतना ही दिखाएंगे जितना हमें पे करना पड़ा या फिर जितना जिसने सेल किया उसको मिला। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब भी कोई परचेस या फिर सेल करता है गुड्स का, तो उसमें जो उस पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो हो जाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू टू टाइम ऑफ रिसिप्ट। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। क्या हुआ कि आपने गुड्स खरीद लिए 1 लाख रुपए के। अब आपने कहा कि देखिए 1 लाख रुपए तो हम अभी नहीं दे सकते, हम अभी आपको 50,000 दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ठीक है जी 50,000 दे दो। लेकिन आगे वाले पर्सन ने कहा कि देखो अभी आप अगर हमें 1 लाख अभी के अभी दे देते हो, टोटल पेमेंट कर देते हो, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी आप हमें 1 लाख रुपए टोटल पेमेंट कर देते हो, तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट पे करने पे आपको क्या मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट। मतलब आपको सिर्फ 90,000 ही देना है, 10,000 आपको डिस्काउंट मिल गया। तो जो 10,000 आपका टोटल अमाउंट रिसिप्ट पे, जो आप पैसे देने के बेसिस पे आपको जो पैसा आपका कम हो रहा है ना, तो वो हो जाता है आपका कैश डिस्काउंट। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर encouraging prompt पेमेंट। ये कंसेशन देते हैं लोग, क्यों, क्योंकि उनको पेमेंट जो है तुरंत मिल जाए। इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। या तो आप तुरंत पेमेंट दे रहे हो, या फिर वो कह रहा है कि देखिए जी 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दोगे ना 10% का डिस्काउंट दे देंगे आपको। तो ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही हम कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस इट इज लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर। तो ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है सेलर को और गेन किसको हो जाता है, बायर को। तो क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये गेन हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अपीयर भी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। देखो, अब सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। सॉल्वेंट मतलब सबकी उधारी देने के पास भी जिसके पास पैसा बच जाता है, सबकी उधारी देने के बाद भी जिसके पास पैसा बच जाता है वो हो जाता है सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जो भाई फकीर हो गया, मतलब सबकी उधारी भी दे दिया और ऊपर से उसके ऊपर ही लोन बाकी है, उसको और किसी का पैसा देना ही है, तो वो हो जाता है इंसॉल्वेंट। तो देखते हैं, इफ अ पर्सन्स असेट आर मोर देन हिज लाइबिलिटी। अगर जिसकी असेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो वो क्या, या फिर इक्वल टू द लाइबिलिटीज, वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट पर्सन। ही इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड मतलब भाई वो ना अच्छा खासा कमा रहा है, या फिर उसको टेंशन नहीं है किसी को उधारी देने का। एंड इज इन द पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स। उसने जितने भी उधारी ली है किसी से, तो इतनी उसकी तो ताकत तो है कि वो पूरी उधारी चुका दे, तो वो हो जाता है सॉल्वेंट पर्सन। चलो एग्जांपल समझते हैं। अ पर्सन टोटल असेट हैव बीन कैलकुलेटेड 50 लाख। टोटल प्रॉपर्टी असेट उसके पास कितनी है, 50 लाख की। एंड हिज टोटल डेट्स वर 30 लाख। मतलब उसने उधारी कितनी लेके रखी है, 30 लाख की। देखो भाई 50 लाख आपके पॉकेट में है, 30 लाख आपको देने हैं, तो आपके पास फिर भी 20 लाख जो है बच रहे, तो उस केस में आप क्या हो जाते हैं, सॉल्वेंट। और इसी का अगर उल्टा कर दे कि 30 लाख आपके पास है और 50 लाख उधार दे, 50 लाख जो उधारी ली थी वो चुकानी है, तो मतलब 20 लाख और देने हैं लोगों को, तो इस केस में आप क्या हो जाओगे, इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट। मतलब जिसकी लाइबिलिटीज जो है उसके असेट से ज्यादा है, मतलब उधारी जो है आपके पास संपत्ति से आपकी उधारी ही ज्यादा है, तो उस केस में आप हो जाओगे इंसॉल्वेंट पर्सन। एग्जाम्पल समझते हैं। अ पर्सन टोटल असेट और अ प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड 20 लाख। तो उसके पास असेट्स कितने की है, प्रॉपर्टी कितने की है, 20 लाख की। एंड हीज टोटल डेट्स वर 50 लाख, और उसने उधारी लेके 50 लाख की। मतलब भाई
कैसा ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे किसी ने उसने उधार ले लिए और उसके पास प्रॉपर्टी देखी, असेट्स देखी तो बहुत कम है। तो 30 लाख उसको अपने जेब से पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। ठीक है? आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया ऐसा ये काम हो गया। तो इस केस में ये हो जाएगा इंसॉल्वेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।